कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी जोरदार लड़ाई हुई थी, लेकिन अगले ही दिन मैं अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद ऐसा लगा जैसे मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट गया हूँ। ना दोस्तों को पता था कि मैं कहाँ गया, ना टीचर्स को। यहाँ तक कि जब वो मेरे घर पहुंची तो पता चला कि मेरा परिवार भी वहां से जा चुका है। आखिर में उसने रोते हुए अपने पिता से पुलिस स्टेशन में मेरे पहचान पत्र की जानकारी निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी सिर्फ एक ही जवाब मिला, ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं है। उस पल लिन छिंगशुए के दिमाग में सिर्फ एक ही बात बैठ गई थी कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले 3 साल तक वो इसी बात पर यकीन करती रही। वहीं दूसरी तरफ मैं देश के लिए अपनी रिसर्च पूरी करके वापस लौटा। मुझे पता चला कि लिन छिंगशुए अब क्योटो यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर की छात्रा है, अपने स्कूल के दिनों की अधूरी यादों को पूरा करने के लिए। जबकि मैं आराम से एक बड़े प्रोफेसर की नौकरी कर सकता था, मैंने खुद को एक सामान्य फ्रेशर स्टूडेंट बनाकर उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उधर यूनिवर्सिटी के नए छात्रों के स्वागत केंद्र पर लिन छिंगशुए शांत बैठी हुई थी। वो बिना कुछ किए बस वहां बैठी थी, लेकिन फिर भी आसपास से गुजरने वाले कई नए लड़के उसे देखकर रुक जा रहे थे। तभी उसकी दोस्त ली चियन मुस्कुराते हुए बोली, छिंगशुए सच में तुम हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी कहलाने लायक हो। देखो तो सही, ये नए जूनियर्स तुम्हें देखकर आंखें तक नहीं हटा पा रहे। मुझे पूरा यकीन है कि आज के बाद न जाने कितने लड़के तुम्हारे बारे में पूछते फिरेंगे। लेकिन लिन छिंगशुए ने बिल्कुल शांत अंदाज में कहा, जिसे जो करना है करे, मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सबसे बेहतर तो ये है कि हम लोग साथ में वीमिंग झील के किनारे बैठकर ठंडी हवा खाएं, रात को स्ट्रीट फूड खाएं, वो किसी भी प्यार से ज्यादा अच्छा लगता है। इतना कहते ही उसकी आंखों की चमक अचानक हल्की पड़ गई, क्योंकि यही बातें उसने कभी उस लड़के से कही थी जिसे वो आज तक नहीं भूल पाई थी। साथ में झील किनारे घूमना, लाइब्रेरी में बैठना, क्लास बंक करके बास्केटबॉल मैच देखने जाना, ये सब यादें अब भी उसके दिल में जिंदा थी। आज भी उसे कैंपस में कई ऐसे लड़के दिख जाते थे जिनकी आंखें, बोलने का तरीका या चेहरा थोड़ा बहुत उससे मिलता था, लेकिन वो असली इंसान कभी वापस नहीं आया। ली चियन ने उसकी आंखों की उदासी देखकर धीरे से पूछा, छिंगशुए तुम अभी तक अपने उस बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई ना, जो 3 साल पहले मर गया था? हॉस्टल की लड़कियों को उसकी कहानी थोड़ी बहुत पता थी। सबको लगता था कि स्कूल टाइम का प्यार था, समय के साथ भूल जाना चाहिए, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद भी वो किसी और को पसंद नहीं कर पाई थी। लिन छिंगशुए हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं उसे हर पल याद करती हूँ, बस अभी तक किसी और को पसंद नहीं कर पाई। फिर उसने ली चियन का हाथ पकड़कर माहौल बदलने की कोशिश की और बोली, चलो अब यहाँ खड़ी मत रहो, इस समय नए स्टूडेंट्स आने वाले होंगे, जाओ गेट पर उनका स्वागत करो, शायद इस साल तुम्हें कोई हैंडसम जूनियर मिल जाए। ली चियन हंसते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद लिन छिंगशुए ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से अपने स्कूल के दिनों में लौट गई हो। मैथ्स की क्लास में झपकी लेना, हिंदी की क्लास में चिट्ठियां पास करना, सेल्फ स्टडी में गानों के लिरिक्स लिखना, वो सारी यादें उसके दिल में आज भी वैसे ही जिंदा थी जाते थे। उस समय सिर्फ 10 मिनट की नींद भी किसी खूबसूरत सपने जैसी लगती थी। समय तेजी से गुजरता गया। तभी गर्मियों की हल्की हवा चली और लिन छिंगशुए के चेहरे के पास लहराते बालों को बिखेर गई। उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर फिर वही उदासी लौट आई। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर इस वक्त तुम मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। उधर क्योटो यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर मैं हाथ में अपना सूटकेस लिए खड़ा था। मैंने सामने मौजूद उस विशाल और शानदार यूनिवर्सिटी गेट को देखा। सालों से शांत पड़ा मेरा दिल अचानक अजीब सी हलचल महसूस करने लगा। मैं सोचने लगा कि बिना बताए गायब हो जाने के बाद शायद उसे बहुत दुख हुआ होगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कैंपस के अंदर कदम बढ़ा दिए। मैं अभी कुछ ही कदम चला था कि तभी नए छात्रों की मदद करने वाली वॉलंटियर आर्म बैंड पहने ली चियन मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। उसने पूछा, जूनियर आप किस डिपार्टमेंट के हैं? मैं इस बार नए स्टूडेंट्स की वॉलंटियर हूँ, चाहो तो मैं आपको रिपोर्टिंग डेस्क तक ले चलूं? मैंने जवाब दिया, मैं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। सच कहूँ तो मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं पता, तो आपको तकलीफ होगी। ली चियन हंस पड़ी और बोली, अरे इसमें कैसी तकलीफ, कितनी अच्छी बात है, मैं भी उसी डिपार्टमेंट की हूँ, इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी सीनियर हुई। इतना कहकर उसने मेरा सूटकेस पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने हल्के से सूटकेस पीछे खींच लिया और बोला, कोई बात नहीं, इसमें काफी भारी सामान है, मैं खुद उठा लूंगा। ली चियन ने ज्यादा जोर नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तो बस मेरे पीछे पीछे चलते रहना। इसके बाद वो मुझे कैंपस के अंदर नए छात्रों के रिपोर्टिंग एरिया की तरफ ले जाने लगी। चलते चलते मैंने अचानक उससे पूछा, सीनियर आप हमारे डिपार्टमेंट की हैं, तो क्या आप लिन छिंगशुए सीनियर को जानती हैं? मेरा सवाल सुनते ही ली चियन ने तुरंत सिर हिलाया और मजाकिया अंदाज में बोली, वाह जूनियर, तुम्हारी जानकारी तो काफी तेज है। अभी यूनिवर्सिटी में कदम रखा भी नहीं और पहले ही पता कर लिया कि हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। क्या तुम भी हमारी कॉलेज क्वीन लिन छिंगशुए में दिलचस्पी रखते हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं और सिस्टर लिन एक ही हाई स्कूल से हैं। सच कहूं तो उन्हीं की वजह से मैंने क्योटो यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को चुना। ली चियन थोड़ा चौंकी, फिर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे सब समझ गई हो। वो मुस्कुराकर बोली, ओह तो तुम खास तौर पर उनके लिए यहाँ आए हो। आजकल के लड़के भी कमाल हैं, लेकिन चूंकि तुम दोनों एक ही स्कूल से हो तो शायद तुमने उनके बारे में काफी बातें सुनी होंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरी यादों में लिन छिंगशुए हमेशा एक आदर्श स्टूडेंट थी, स्कूल की टॉपर, सबसे खूबसूरत लड़की और सबकी नजरों का केंद्र। मुझे समझ नहीं आया कि ली चियन आखिर किस बात की ओर इशारा कर रही थी। मैंने हल्के मजाक में कहा, क्या हर बार क्लास में दूसरा स्थान लाना भी कोई बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि पहला स्थान तो हमेशा मेरा होता था। इतने में मेरी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। मैंने ली चियन की तरफ माफी भरी नजरों से देखा और कहा, सॉरी सीनियर, मुझे एक कॉल उठानी है। इतना कहकर मैंने फोन रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रोफेसर लू, मैं शियाओ यू बोल रहा हूँ। ये प्रोफेसर लू क्योटो यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कॉलेज के रिसर्च डीन थे। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश के बड़े विशेषज्ञों में गिने जाते थे। पिछले 3 सालों में रिसर्च बेस पर काम करते हुए मैंने अपने ज्ञान और क्षमता से देश के कई बड़े वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को प्रभावित किया था। इसी वजह से मेरी पहचान और संपर्क भी काफी बढ़ चुके थे। फोन पर प्रोफेसर लू की हंसती हुई आवाज सुनाई
बधाई दी। चीफ इंजीनियर चू, सच में माफ करना। असल योजना तो ये थी कि मैं खुद यूनिवर्सिटी गेट पर आकर तुम्हारा स्वागत करता, लेकिन ऊपर से अचानक एक जरूरी प्रोजेक्ट आ गया, इसलिए मुझे तुरंत वहां जाना पड़ा। फिलहाल मैं बीजिंग में नहीं हूँ। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं प्रोफेसर, देश के प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ। प्रोफेसर लू ने फोन पर कहा, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी रिसर्च क्षमता तो पीएचडी छात्रों से भी कहीं ऊपर है, फिर अचानक तुम्हें दोबारा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्याल कैसे आ गया? फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, चीफ इंजीनियर चू, मैं वही पुरानी बात फिर कह रहा हूँ, जिस दिन तुम तैयार हो जाओ मैं तुरंत ऊपर रिपोर्ट भेज दूंगा और तुम्हें क्योटो यूनिवर्सिटी का ऑनररी प्रोफेसर बनवा दूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अलग से एक स्पेशल कोर्स तक शुरू किया जा सकता है जहां तुम खुद पढ़ाओगे। उन्होंने आगे कहा, मैं गारंटी देता हूं कि हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हें पड़ोस वाली हुआचिंग यूनिवर्सिटी से भी बेहतर सुविधाएं देगी। रिसर्च बेस में बिताए गए उन सालों में मैं कई यूनिवर्सिटी डीन की नजरों में किसी खजाने से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा ध्यान सिर्फ लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल करने पर था, इसीलिए किसी ने मुझे पढ़ाने या प्रोफेसर बनाने की बात आगे नहीं बढ़ाई। अब रिसर्च खत्म हो चुकी थी और मेरी उपलब्धियों को देखते हुए कम से कम साइंस अकेडमी के सदस्य का दर्जा मिलना तय माना जा रहा था। इतनी कम उम्र में ऐसा मुकाम हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इतनी कम उम्र का वैज्ञानिक जहां भी जाता लोग उसे हासिल करने की कोशिश करते। प्रोफेसर लू हंसते हुए बोले, अब जब तुम क्योटो यूनिवर्सिटी आ ही गए हो तो हम तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो मुझे कुछ समय आराम करने दीजिए। फिर मैंने कहा, ठीक है प्रोफेसर, मैं अभी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ, आप भी काफी व्यस्त होंगे, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। प्रोफेसर लू तुरंत बोले, ठीक है, पहले आराम से एडमिशन कर लो। हालांकि मैं अभी यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, लेकिन अगर जिंदगी या पढ़ाई से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझे फोन करना। मैंने जवाब दिया, जरूर, जब आप वापस बीजिंग आएंगे तब मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। उधर रिपोर्टिंग एरिया में ली चियान इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि जो लिन छिंगशुए अभी तक रिसेप्शन डेस्क पर बैठी थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। वो तुरंत बाकी छात्रों के पास गई और पूछा, छिंगशुए कहाँ गई? एक लड़की ने जवाब दिया, उसने कहा कि इतनी गर्मी में पूरा दिन यहाँ बैठना काफी थका देने वाला है, इसलिए वो सबके लिए मिल्क टी लेने गई है। ये सुनकर ली चियान थोड़ा निराश हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, सॉरी जूनियर, सीनियर लिन को अभी कुछ काम आ गया है, इसलिए फिलहाल तो उनसे नहीं मिल पाओगे। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आगे बहुत समय है, कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाएगी। फिर उसने पूछा, तुम किस क्लास में हो? मैंने जवाब दिया, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट ईयर। ली चियान मुस्कुराई और बोली, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, मैं और छिंगशुए दोनों तुम्हारी क्लास के असिस्टेंट काउंसलर हैं। कल फ्रेशर्स मीटिंग में तुम उनसे फिर मिल लोगे। मैंने सिर हिलाया और रिपोर्टिंग डेस्क की तरफ बढ़ गया। वहां स्टाफ ने मेरे एडमिशन लेटर की जानकारी चेक की, फिर नई छात्रों की लिस्ट में मेरा नाम ढूंढकर मुझसे साइन करवाए। उसके बाद मुझे हॉस्टल की चाबी और स्टूडेंट कार्ड दे दिया गया। तभी एक सीनियर मेरे पास आया और बोला, जूनियर, सामान मिल गया हो तो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देता हूं, पहले सामान रख देना, फिर हॉस्टल ऑफिस से कंबल, बेडिंग और बाकी जरूरी सामान ले लेना। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और उसके साथ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के बॉयज हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद लिन छिंगशुए वापस रिपोर्टिंग एरिया में पहुंची। उसे देखते ही ली चियान तुरंत उसके पास भागती हुई आई और उत्साहित होकर बोली, छिंगशुए, तुम सच में गलत टाइम पर चली गई थी। मैं तुम्हें बताऊं, इस बार हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत ही हैंडसम और बेहद खास आभा वाला जूनियर आया है, और सुनो, उसने कहा कि वो तुम्हारी ही हाई स्कूल से है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आया है। ली चियान तुरंत बोली, अरे मैंने ये कब कहा कि तुम्हें उससे प्यार करना है, लेकिन वो तुम्हारे शहर से आया है और तुम्हारा डायरेक्ट जूनियर भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना तो बनता है। फिर उसने अचानक पूछा, वैसे उसका नाम चू शियाओयू है क्या? तुम्हें इस नाम का कोई लड़का याद है? ये नाम सुनते ही लिन छिंगशुए की धड़कन जैसे अचानक धीमी पड़ गई। उसकी आंखें हल्की कांपने लगी और उसकी आवाज भी धीरे धीरे थरथराने लगी। लिन छिंगशुए ने घबराई हुई आवाज में पूछा, तुमने अभी उसका नाम क्या बताया? ली चियान ने हैरानी से जवाब दिया, चू शियाओयू। क्यों, क्या बात है? लिन छिंगशुए ने जल्दी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज में साफ बेचैनी थी। नहीं, कुछ नहीं, वो अभी किस तरफ गया? ली चियान ने हाथ से उस दिशा की तरफ इशारा किया जहां मैं गया था। जब लिन छिंगशुए ने वहां नजर डाली तब तक मैं और वो सीनियर एक छोटी गली में मुड़ चुके थे, लेकिन उसी एक पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसने उस लड़के की पीठ फिर से देख ली हो। अगले ही पल उसने खुद को झटके से संभाला और तेजी से सिर हिलाते हुए मन ही मन बोली, नहीं, ये संभव नहीं है, शायद सिर्फ नाम एक जैसा होगा। 3 साल पहले की गर्मियों की यादें उसके दिमाग में ताजा हो गई। उस दिन हमारी जोरदार लड़ाई हुई थी। गुस्से में मैंने कहा था कि अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही मैंने उसे फिर मैसेज किया था। फिर अचानक उसी दिन से मैं जैसे उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गया। स्कूल के किसी दोस्त या टीचर को नहीं पता था कि मैं कहां चला गया, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी घर बदल चुका था। और जब उसने पुलिस स्टेशन जाकर मेरी पहचान से जुड़ी जानकारी निकलवाने की कोशिश की तब वहां से भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसी समय लिन छिंगशुए के मन में एक ही डर बैठ गया था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। 3 सालों तक वो इसी बात पर यकीन करती रही, इसलिए उसके लिए ये मानना नामुमकिन था कि अभी जो लड़का उसने देखा वो मैं हो सकता हूँ। उसके हिसाब से बस नाम मिलता जुलता होगा और पीछे से शक्ल भी थोड़ी वैसी लगी होगी। आखिरकार उसने कांपते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। उधर वो सीनियर मुझे हॉस्टल बिल्डिंग तक छोड़कर वापस चला गया। मैंने हॉस्टल की चाबी पर लिखे कमरे का नंबर देखा और अपने यूनिवर्सिटी जीवन के नए कमरे का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद बाकी 2 रूममेट्स भी आ गए। हम चारों ने जन्म तिथि के हिसाब से अपनी रैंक तय की। झू पेंगफी सबसे बड़े निकले, इसलिए वो बड़े भाई बने। झांग मिंगयांग दूसरे नंबर पर, मैं तीसरे नंबर पर और वांग ली सबसे छोटा निकला। कुछ ही देर में माहौल काफी दोस्ताना हो गया। सब अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन जल्दी ही घुलने मिलने लगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, आज रात डिनर मेरी तरफ से कैसा रहेगा? झू पेंगफे ने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया, अरे नहीं, ट्रीट वीट की जरूरत नहीं, सब मिलकर बराबर पैसे डाल देंगे, लेकिन यहाँ के आसपास की जगह तुम्हें ज्यादा पता होंगी, इसलिए जगह तुम ही तय कर देना। मैं और वांग ली दोनों मुस्कुरा दिए। तभी वांग ले के फोन में अचानक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने तुरंत फोन देखा और उत्साह से बोला, अरे दोस्तों, तुम लोग क्लास ग्रुप में आए क्या? उसने फोन दिखाते हुए कहा, काउंसलर ने नया ग्रुप बनाया है, उसमें
मैसेज आया है कि इस साल हमारी क्लास की असिस्टेंट काउंसलर लिंग छिंगशुए होंगी। तुम लोग जानते हो ना वो कौन है? जो पेंगफे सबसे पहले उछल पड़ा। क्या सच में लिंग छिंगशुए हमारी असिस्टेंट काउंसलर? मैंने हल्के से भौं उठाई। पहले ही मुझे लोगों से पता चला था कि लिंग छिंगशुए क्योटो यूनिवर्सिटी में काफी लोकप्रिय है, लेकिन इतनी ज्यादा लोकप्रिय होगी इसका अंदाजा नहीं था। ग्रुप का मैसेज पढ़ने के बाद झांग मिंगयांग ने लंबी सांस ली और बोला, अफसोस की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 ब्यूटी अब तक अपने 3 साल पहले मर चुके बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई है। नहीं तो सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी असिस्टेंट काउंसलर है, मैं तो जरूर उसे पटाने की कोशिश करता। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी हुई। मैंने तुरंत सिर उठाकर पूछा, 3 साल पहले वाला बॉयफ्रेंड? क्या लिन छिंगशुए ने पहले कभी किसी को डेट किया था? झांग मिंगयांग तुरंत उत्साहित होकर बोला, अरे भाई ये तो पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर बात है। सुना है उसका बॉयफ्रेंड हाई स्कूल में उसका क्लासमेट था, लेकिन बाद में किसी हादसे में उसकी मौत हो गई। वो अफसोस भरे अंदाज में बोला, अगर सिर्फ ब्रेकअप हुआ होता तो बात अलग थी, लेकिन जब इंसान ही मर जाए तब उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो लगता है कि लिन छिंगशुए जिंदगी भर अपने उस पहले प्यार को नहीं भुला पाएगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। हाई स्कूल का क्लासमेट, क्या वो मैं ही था? मुझे याद आया कि हाई स्कूल में लिन छिंगशुए के साथ उसी डेस्क पर तो मैं बैठता था, लेकिन मैं उसका बॉयफ्रेंड कब बन गया? मैं मानता था कि उस वक्त मेरे मन में उसके लिए कुछ खास एहसास जरूर थे, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ले जाया गया और मैं अचानक सबकी जिंदगी से गायब हो गया। इन 3 सालों में आखिर क्या क्या हुआ था? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था, मुझे हर हाल में सच जानना था। अचानक मैं अपनी कुर्सी से तेजी से खड़ा हो गया, जिससे बाकी तीनों रूममेट्स चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। झू पेंगफे ने पूछा, अरे तीसरे भाई अचानक कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने तुरंत बहाना बनाया, अचानक याद आया कि कुछ जरूरी सामान खरीदना बाकी है, इसलिए कैंपस के पास वाले सुपरमार्केट तक जा रहा हूँ। मैं भला उन्हें ये कैसे बताता कि जिस 3 साल पहले मर चुके बॉयफ्रेंड की वो बातें कर रही थी वो मैं खुद हूँ। इतने में वांग ले बोला, वैसे सही कहा, स्कूल से मिला सामान भी पूरा नहीं है, मुझे भी कुछ चीजें खरीदनी है। झांग मिंगयांग तुरंत बोला, तो फिर साथ चलते हैं। और इस तरह हम सब एक साथ हॉस्टल से बाहर निकल पड़े।